आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं पिछले सप्ताह का जो आपका वीडियो था वो प्रभावित हुआ था, तो इसलिए पिछले 10 दिनों के घटनाक्रम को हम समग्र रूप से आज देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमें जो देखना है, आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपका जुड़ता है तटरक्षक बल से। तटरक्षक बलों के साथ साथ आप जानेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अभी एक फैक्ट्री का गुजरात में अनावरण किया था, एक फैक्ट्री का एक प्रकार से बोले तो उद्घाटन किया था, और वो आज के समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हाल ही में K9, ये आप जानते हैं K9, अभी हाल ही में K9 ब्रज टी गन, ब्रज टी गन, ये जो है भारतीय थल सेना को, भारतीय सेना को सौंपी गई है। और ये है 91वीं, ये जो फैक्ट्री जिसने बनाया है उसने इस क्रम का 91वां ये आपका ब्रज T9 गन जो बनाया है। और इसको जो बोलते हैं K9 ब्रज टी गन, एक प्रकार से ये तोप है। और इस फैक्ट्री का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था। और आप जानते हैं भारतीय प्रधानमंत्री ने किया था, और ये है कहां पे? ये आपके हजीरा में थी। हजीरा कहां पे है? गुजरात में है। तो हजीरा में जो L&T, लार्सन्स एंड टर्बो की जो कंपनी है, उसके द्वारा जो 91वां तोप बनाया गया है K9 ब्रज टी गन, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में इसको भारतीय सेना को सौंपा गया है। अब ये हजीरा में है, तो आपको पता होगा हजीरा से एक स्थान है घोघा। हजीरा से घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सर्विस शुरू हुई थी। ये भी आपको याद आना चाहिए कि हजीरा से घोघा के बीच में रोपैक्स फेरी सर्विस की शुरुआत भी हुई थी, ये भी आपको याद आना चाहिए। और इसके साथ साथ याद आना चाहिए कि जो L&T कंपनी है ये आपकी हजीरा में, इसके द्वारा भारतीय तट रक्षक बलों के लिए कुछ जहाज बनाए गए हैं। जैसे इन्होंने बनाया था विक्रम, इन्होंने बनाया था वराड, इन्होंने बनाया था वज्रा। तो विक्रम, बराड और वज्रा इन्होंने दिया था किसके लिए? तट रक्षक बलों के लिए बनाकर दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तटरक्षक बल के ये जहाज हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का बेस्ट, भारत का सबसे अच्छा, भारतीय नौसेना का सबसे अच्छा जहाज कौन सा है, तो इसका नाम है INS सह्याद्री। INS सह्याद्री जो है ये भारतीय नौसेना का सबसे अच्छा जहाज है। यदि हम कॉर्वेट की बात करें कि सबसे बेहतरीन कॉर्वेट कौन सा है भारतीय नौसेना का, तो ये आपका है INS कोरा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉर्वेट कौन सा सबसे अच्छा है, कौन सा जहाज सबसे अच्छा है इंडियन नेवल का, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सह्याद्री और कोरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी जो हमारा सबसे बड़ा युद्धपोत था, सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा देने वाला, INS विराट, INS विराट जो था, नौसेना का जो शिप था INS विराट, जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक भारतीय नौसेना को सेवा दिया है, उसको जो है बोलते हैं कि उसको किस यार्ड में उसको जो है नष्ट किया जा रहा है। तो जो यार्ड है वो आपका संबंधित है गुजरात से। और ये जो आपका यार्ड है इसका नाम है अलंग, अलंग शिपयार्ड। अलंग शिपयार्ड में इसको जो है डिमोलिश किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलंग शिपयार्ड कहां पर है, तो अलंग शिपयार्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अलंग जो शिपयार्ड है ये भावनगर जिले में आपका पड़ता है। भावनगर जिला कहां पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और आप जानते होंगे, जब आप भूगोल विषय का अध्ययन करते होंगे तो आपको पता होगा कि भावनगर जो जिला है और जो आपका सुरेंद्र नगर जिला है, ये आपकी जो गिरनार पहाड़ियां हैं, इनके आप बोलते हैं वृष्ट छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रेन शैडो रीजन के अंतर्गत आता है, जिसके कारण ये जो क्षेत्र है भावनगर और सुरेंद्र नगर का जो जिला है, ये सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। वर्षा का जो यहाँ पे मात्रा है वो बहुत ही सीमित है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको याद आना चाहिए कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा INS सिंधुवीर, INS सिंधुवीर को म्यांमार को गिफ्ट किया है। म्यांमार को तोहफे में दिया है हमने INS सिंधुवीर। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि भारत सरकार द्वारा किस नेवल शिप को म्यांमार को सौंपा गया है, तो वो सौंपा गया है INS सिंधुवीर को। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और मैंने बताया कि ये किसको सौंपा गया है, ये सौंपा गया है आपके म्यांमार को। तो जैसे ही बात म्यांमार की आती है, आपको याद आना चाहिए कि हमारे जो सेना के प्रमुख हैं,
कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। तो मनोज मुकुंद नरवाने जी अभी जब म्यांमार की यात्रा पे गए हुए थे तो वहां पे बात हुई थी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में बार बार मैंने बताया है कि ये आपके कोलकाता को सितवे से जोड़ता है। और सितवे कहाँ पे पड़ता है? सितवे पड़ता है रखाइन प्रांत में, और रखाइन प्रांत से रोहिंग्या का विवाद प्रारंभ हुआ था। और जो आज के समय में सबसे ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं वो आपके बांग्लादेश में रह रहे हैं। और बांग्लादेश के किस क्षेत्र में रह रहे हैं? कॉक्स बाजार का क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार, एक तो आपका है म्यांमार और एक है आपकी श्रीलंका। श्रीलंका में जो तमिल थे जो निर्वासित हो गए थे, जिनका घर छिन गया था गृह युद्ध के बाद, तो उनके लिए आवास बना रही है भारत सरकार। और दूसरा म्यांमार में रोहिंग्या के लिए भी भारत सरकार रखाइन प्रांत में आवास का निर्माण कर रही है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब जैसे हम बात कर रहे थे नेवल शिप के बारे में, तो नेवल शिप की बात कर रहे थे हमने, भारतीय नौसेना की बात किया, तो उसी से जोड़कर यदि हम देखें तो आपको पता होना चाहिए कोस्टल रिसर्च व्हीकल होती है एक, कोस्टल रिसर्च व्हीकल, ठीक है। आप कह सकते हैं तटीय शोध वाहन, तटीय शोध वाहन होता है। और तटीय शोध वाहन के बारे में बता दें कि भारत के पास मात्र 2 हैं। और दूसरा अभी हाल ही में भारत को तटीय शोध वाहन मिला है जिसको बोलते हैं कोस्टल रिसर्च व्हीकल। तो दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक का नाम है सागर तारा, एक का नाम आपका है सागर तारा, और दूसरे का नाम है सागर अन्वेषिका, सागर अन्वेषिका। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। और सागर अन्वेषिका अभी हाल ही में ये जो है आपके जो रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, शोध के जो कर रहे हैं, समुद्री शोध से जुड़े हुए जो संस्था है हमारी, उसको सौंपे गए हैं। तो सागर अन्वेषिका और सागर तारा ये दो पता होना चाहिए कि ये क्या है? समुद्री शोध वाहन है। समुद्र में जो हम तटीय शोध करते हैं उसके लिए वाहन है। और इसकी सहायता से हम जल में 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक उतर सकते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब दूसरा प्रश्न बन सकता है कि सागर अन्वेषिका या सागर तारा को बनाया किसने है? तो सागर अन्वेषिका या सागर तारा की बात कर लीजिए, इसको बनाया है टीटागढ़ वैगन ने। और टीटागढ़ वैगन जो कंपनी है, ये आपकी कंपनी देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई के तट पर सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को सौंपा है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सागर अन्वेषिका या सागर तारा दोनों क्या है? ये तटीय शोध वाहन है जिसको बनाया है टीटागढ़ वैगन्स ने। टीटागढ़ वैगन्स जो कंपनी है ये पश्चिम बंगाल की कंपनी है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। और जैसे हम तट की बात कर रहे थे, हम भारतीय नौसेना की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो वर्ष 2020 में कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुए हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला आता है सिलिनैक्स। सिलिनैक्स जो सैन्य अभ्यास है ये भारत करता है श्रीलंका के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2020 में आयोजित हुआ है। दूसरा आपका आता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जो सैन्य अभ्यास है ये भारत करता है ब्रिटेन के साथ। भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य अभ्यास है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच जो सैन्य अभ्यास है ये कोई देश इसमें भाग नहीं लेता है, बल्कि भारत और भारत की जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, आर्मी और मुंबई पुलिस दोनों मिलकर इसको करते हैं। मुंबई पुलिस और इंडियन आर्मी का ये सैन्य अभ्यास है जिसका नाम दिया गया है सुरक्षा कवच। इसके बाद जिमैक्स सैन्य अभ्यास हुआ था। जिमैक्स सैन्य अभ्यास हुआ था, ये भारत और जापान के बीच का सैन्य अभ्यास है जो 2020 में संपन्न हुआ है। इसके बाद बोंगो सागर अभी हाल में हुआ था। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ये लेटेस्ट हैं सारे, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप जानते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास हुआ था, और मालाबार सैन्य अभ्यास में इस बार ऑस्ट्रेलिया भी भाग लिया था। मालाबार से संदर्भित पहली बात तो चारों देश आपको पता होना चाहिए, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। साथ ही कहां कहां हुए थे?
तो पहला चरण इसका हुआ था बंगाल की खाड़ी में और दूसरा चरण इसका हुआ था अरब सागर में। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास पहली बार प्रारंभ हो रहा है उसका नाम है स्काई रोज। और स्काई रोज जो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सैन्य अभ्यास आपको जोधपुर में आने वाले महीनों में देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। दूसरा कारण क्या है कि हमने लिया है राफेल। राफेल जो विमान हमने खरीदे हैं, तो ये जो सैन्य अभ्यास है इसमें सिर्फ और सिर्फ राफेल विमान भाग लेंगे और इससे भारतीय सेना राफेल के बारे में बेहतर जानकारी फ्रांस से ले सकेगी, फ्रांस के जो वायुसेना के सैनिक हैं उनसे प्राप्त कर सकेगी, जिससे कि आने वाले समय में राफेल को भारतीय सेना अच्छे ढंग से कह लीजिए या समुचित ढंग से इसका जो है उड़ान सफल करा सके, इसको यूज कर सके। तो अभी क्योंकि बहुत सारे तकनीकी पक्ष है, नया विमान है, तो समझने में थोड़ी समस्या होती है। तो उन्हीं सबको दूर करने के लिए स्काई रोज नामक सैन्य अभ्यास का यहाँ पे प्रचलन किया गया है। और आपको बता दें कि फ्रांस के बीच स्काई रोज के अलावा भी 3 सैन्य अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वरुण, गरुड़, शक्ति। वरुण, गरुड़ और शक्ति 3 सैन्य अभ्यास हम फ्रांस के साथ पहले से करते आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमने बात कर लिया सैन्य अभ्यास की, हमने बात कर लिया कि कौन से, जैसे अभी हमने पूर्व में क्या बात किया था, पूर्व में हमने अभी देखा कि कौन कौन से हथियार, जैसे एक हथियार ही इसको कहेंगे जो आपकी ब्रजटी गन है, इसको एक हथियार ही कहेंगे क्योंकि एक प्रकार की ये तोप है। तो हथियारों की बात हम कर रहे थे, तो आपको बता दें समसामयिक संदर्भों में भारत सरकार जो है, यदि हम देखें तो कुछ देशों से हम हथियार गन खरीद रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको बता दें, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि डीआरडीओ ने, जो हमारा डीआरडीओ है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, वलस्य मूलम विज्ञानम इनका आदर्श वाक्य है, जी सतीश रेड्डी इनके प्रमुख हैं। इतनी तो बेसिक जानकारी है जो हर किसी को होनी चाहिए। अब क्या चीजें और आपको समझनी है तो आपको बता दें, डीआरडीओ ने पहली स्वदेशी मशीन, एक प्रकार से देखें पहली स्वदेशी ऑटोमेटिक मशीन पिस्टल का निर्माण किया है जिसका नाम है अस्मी। तो अस्मी क्या है? अस्मी डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी मशीन गन है। मशीन गन जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन गन होती है वह पहली बार भारत में बना है और अस्मी नाम से बना है। बनाया किसने है? डीआरडीओ ने बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त इस जो है गन को छोड़ दीजिए, तो इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि सिग, एक गन आती है सिग स्क्वायर। ठीक है, सिग स्क्वायर जो नामक गन है इसको भी भारतीय सेना खरीद रही है। किससे? अमेरिका से हम खरीद रहे हैं। ठीक है, अमेरिका से खरीद रहे हैं। इसके बाद हमने अरड और कार्मल, ये 2 गन हमने लिए हैं। और अरड और कार्मल ये जो दोनों गन आते हैं ये हमने इजराइल से लिए हैं। अरड और कार्मल ये जो दोनों गन है ये हमने इजराइल से ली हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ डीआरडीओ की बात कर रहे हैं, तो डीआरडीओ ने, आप जानते हैं, रुद्रम बनाया था। रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल डीआरडीओ ने तैयार किया था रुद्रम नाम से, ये आपको पता होना चाहिए। मारीच नाम से इन्होंने टॉर्पीडो डेकॉय सिस्टम बनाया था, टॉर्पीडो एंटी टॉर्पीडो सिस्टम आप कह सकते हैं, तो उसको इन्होंने बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था मारीच। तो ये भी आपके लिए कुछ जानकारियां हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो ASMI है, ASMI, जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, ऑटोमेटिक राइफल है, ऑटोमेटिक मशीन गन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो मुद्दा है आपका ये संबंधित है वेनेडियम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु होती है वेनेडियम। पहले ये भारत में नहीं मिलती थी। ठीक है, पहले ये भारत में वेनेडियम नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये भारत में मिल रही है। कहां पर खोजी गई है? ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में पहली बार जो है खोजी गई है। और इसका प्रयोग क्या होता है? जो हमारा स्टील होता है, जो टाइटेनियम होता है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए हम उनमें वेनेडियम का मिश्रण मिलाते हैं, वेनेडियम को मिलाते हैं। तो वेनेडियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु हो गई और निश्चित रूप से इसकी जो खोज हुई है अरुणाचल प्रदेश में हुई है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपको पता होना चाहिए। अब अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में एक कागज बनता है जिसको बोलते हैं मोनपा।
ये जो कागज है ये हाथ से तैयार किया जाता है, कोई मशीन इसमें नहीं प्रयोग की जाती है। तो जो मोनपा कागज होता था इसके लिए केबीआईसी जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है हमारे इंडिया का, केबीआईसी ने क्या किया है, केबीआईसी ने हैंड पेपर मिल लगाई है, कहां पर, तवांग में। ठीक है, क्योंकि ये कागज जो था हाथ से तैयार किया जाता था तो इसके लिए इन्होंने एक मिल लगा दिया है, और मिल जो लगाया है ये लगाया है तवांग में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर मिल लगाई गई है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो आपका है, अब ये एक इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में आप देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होलंगी एयरपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, होलंगी स्थान पर होलंगी एयरपोर्ट बन रहा है। इसके साथ साथ यदि देखें तो यहाँ पे आपका मिलता है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट क्यों चर्चा में था, पापुम रिजर्व फॉरेस्ट चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे रहती है आपकी हॉर्नबिल पक्षी, और हॉर्नबिल पक्षी के आवास पर संकट था जिसके कारण पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो चर्चा में था। और सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में जो हॉर्नबिल पाई जाती है वो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में पाई जाती है। अब हॉर्नबिल की बात कर रहे हैं तो हॉर्नबिल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला कि हॉर्नबिल किन राज्यों का राजकीय पक्षी है, तो अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, दो त्योहार होते हैं, एक होता है पक्के पागा हॉर्नबिल, पक्के पागा हॉर्नबिल, और दूसरा होता है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल कहां पे मनाया जाता है और पक्के पागा हॉर्नबिल कहां पे मनाया जाता है, दोनों महत्वपूर्ण है। पक्के पागा हॉर्नबिल की बात करें तो पक्के पागा हॉर्नबिल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। यदि हम हॉर्नबिल त्योहार की बात करें तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि हॉर्नबिल से संबंधित एक देखिए लगातार तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, कोहिमा में इसका आयोजन होता है, लेकिन इस बार वर्चुअल ढंग से इसका आयोजन किया गया था तो ये लगातार चर्चा में था। अन्यथा यहाँ पे या तो भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, मतलब भारत के शीर्ष नेतृत्व द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाता था। तो यदि हम देखें तो समसामयिक संदर्भों में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हमने बात किया कि केबीआईसी ने, जो खादी ग्रामोद्योग विभाग है, उन्होंने मोनपा कागज के लिए एक मिल लगाई है तवांग में। तो आपको बता दें केबीआईसी ने अभी हाल ही में एक पेंट भी बनाया है, और जो इन्होंने पेंट बनाया है इनका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट। और ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये क्या है, ये गोबर से, गाय के गोबर से तैयार किया गया पेंट है, और इसको बोला जाता है कि ये जो पेंट है इसमें विषैले पदार्थ नहीं है। एक प्रकार से यदि हम देखें तो गैर विषैला पेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बनाया किसने है, खादी ग्रामोद्योग विभाग जो है केबीआईसी जिसको बोलते हैं उसके द्वारा बनाया गया है। तो एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि केबीआईसी के प्रमुख कौन है। तो केबीआईसी के प्रमुख की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में जो देखते हैं आप, तो केबीआईसी के प्रमुख है विनय कुमार सक्सेना। इनका भी आपको नाम पता होना चाहिए कि विनय कुमार सक्सेना केबीआईसी के प्रमुख हैं, पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ जब हम केबीआईसी की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्किल प्रोसेसिंग जो आपका सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर होता है, सिल्क एक प्रकार का आप जानते हैं रेशा होता है, तो जो सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर है केबीआईसी ने इसकी भी स्थापना किया है। कहां पे किया है, पटोला साड़ियों के लिए जामनगर में किया है, और जामनगर कहां पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो केबीआईसी ने सिल्क प्रोसेसिंग सेंटर की जो स्थापना किया है वो जामनगर में किया है, इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संबंधित है सीआईएसएफ से। ठीक है, अभी हाल ही में सीआईएसएफ के जो प्रमुख होते हैं वो बदले गए हैं। अब नए प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं वो है सुबोध कुमार श्रीवास्तव। सुबोध कुमार श्रीवास्तव ये आपके नए प्रमुख हैं सीआईएसएफ के, और आपके लिए महत्वपूर्ण है, नाम इनका पता होना चाहिए। सुबोध कुमार जायसवाल है, सॉरी सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल इसके नए प्रमुख हैं। और सीआईएसएफ पिछले दिनों चर्चा में था, क्यों, क्योंकि इन्होंने सिक्योरिटी पीडिया बनाया था, इन्होंने पेंशन कार्नर ऐप बनाया था, इन्होंने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में घोषित किया था, ईयर ऑफ मोबिलिटी। इस कारण से ये चर्चा में थे। और सीआईएसएफ जो है इसका कार्य होता है जो हमारे औद्योगिक केंद्र हैं उनकी सुरक्षा, जो हमारे एयरपोर्ट हैं उनकी सुरक्षा, इन सब की सुरक्षा में सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे हमने देखा सुबोध कुमार जायसवाल के बारे में, तो यहाँ पे बात क्या होने लगी कि व्यक्ति विशेष की नियुक्ति की बात होने लगी। तो एक भारतवंशी हैं जो इन दिनों
हम व्यक्ति विशेष की बात कर रहे थे, तो व्यक्ति विशेष की बातों में यदि हम देखें तो आगे एक भारतवंशी हैं, भारत से जुड़ा हुआ इनका नाम आता है और इनको बनाया गया है COP26 का प्रमुख। COP26 जो है उसके चेयरपर्सन बने हैं, इनका नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये हैं आलोक शर्मा। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि COP26 जो होने वाला है इसका चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरपर्सन हैं आलोक शर्मा। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि COP26 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो मैंने पूर्व में बताया था कि इसका आयोजन होगा ग्लासगो में। ग्लासगो यदि पूछे कहां पे है, तो ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्कॉटलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सैनिटरी नैपकिन को कानूनी अधिकार बना दिया है। सैनिटरी नैपकिन जो था उसको इसने कानूनी अधिकार बना दिया है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कानूनी अधिकार हो गया है सैनिटरी नैपकिन कहाँ पे, स्कॉटलैंड में, इसलिए स्कॉटलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि डगलस स्टुअर्ट जो है इनको मिला है आपका बुकर प्राइज। इनको क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है। तो दूसरा प्रश्न यहीं से बन सकता है कि डगलस स्टुअर्ट की बुक कौन सी थी, जिसकी कृति इनकी कौन सी थी जिसके कारण इनको बुकर प्राइज मिला है। तो आपको बता दें इनकी जो कृति थी, आपको शायद याद होगा सगी वैन, मैंने आपको बताया था। तो ये है सगी, SUGGIE, सगी वैन, ये इनकी कृति है जिसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। याद रखिएगा, एक होता है मैन बुकर पुरस्कार, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, दोनों में अंतर है। यहां पे हम बात कर रहे हैं मैन बुकर पुरस्कार की, जो मिला है डगलस स्टुअर्ट को। इनकी पुस्तक का नाम है सगी वैन। तो सगी वैन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हम बात कर रहे थे सैनिटरी नैपकिन को कानूनी अधिकार बनाने की, तो आपको बता दें कि भारत सरकार के अंतर्गत भारत में भी कई सारे ऐसे राज्य हैं, जैसे आपका हो गया हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के बाद आपका हो गया पंजाब। हरियाणा और पंजाब सरकार ने भी महिलाओं को, बच्चियों को नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं। जैसे हरियाणा ने जो नियम बनाया है, जिस योजना को इन्होंने चलाया है, उसका जो नाम है ये है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये क्या है, इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं, जो किशोरियां हैं, उनको राज्य सरकार की तरफ से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, और ये योजना है हरियाणा राज्य सरकार की। पंजाब राज्य सरकार ने इसको कोई नाम नहीं दिया है, इसको सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन से जोड़ा है, कोई नाम नहीं दिया है। तो आपको याद रखना चाहिए हरियाणा और पंजाब दो लेटेस्ट हैं, इससे पहले भी उड़ीसा आपका हो गया। उड़ीसा के साथ साथ यदि हम देखें तो केरल में भी ये सारी चीज़ें निःशुल्क दी जा रही हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, एक मुहिम थी माई पैड माई राइट। माई पैड माई राइट, ये एक मुहिम थी और इसमें सहायता दिया है किसने, माई पैड माई राइट जो था, इसमें सहायता दिया है इस प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट था आपका नैब फाउंडेशन का। नैब फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट था माई पैड माई राइट, जिसको नाबार्ड ने वित्त पोषित कर दिया है। मतलब नाबार्ड और नैब फाउंडेशन ने मिलकर माई पैड माई राइट नामक प्रोजेक्ट चलाया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो स्वयं सहायता समूह हमारे हैं, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो हमारे हैं, उनको पैड बनाने वाली मशीनें उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनको भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। तो माई पैड माई राइट के अंतर्गत क्या है कि पैड बनाने वाली मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी, किसको, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को, ठीक है, स्वयं सहायता समूह को ये सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। और यदि यहाँ पे देखें नाबार्ड की बात हुई है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। यदि हम बात करें कि नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसके चेयरपर्सन हैं हर्ष कुमार भानवाला। तो हर्ष कुमार भानवाला का भी नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके गणतंत्र दिवस से संबंधित, और मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शांतिपूर्वक उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का ये पर्व आप सब मनाइएगा, और याद रखिएगा कि आपको
तैयारी भी करनी है, तो ऐसा ना हो कि पूरा पूरा दिन गणतंत्र दिवस के उत्सव को मनाने में चला जाए। हाँ, थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे का, तो गणतंत्र दिवस जरूर मनाइएगा, झंडा फहराइएगा अपने घर पर, अपने जो आपके संस्थान हैं उन पर। तो गणतंत्र दिवस से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो भारत आने वाले थे, लेकिन एक नए वायरस के फैल जाने के कारण उन्होंने आने से मना कर दिया था। अब कौन आ रहा है, तो अब आ रहे हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब बात आती है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी है कौन, तो आपको बता दें कि एक देश है सूरीनाम। सूरीनाम एक देश है और सूरीनाम के प्रधानमंत्री हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के प्रधानमंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं। अब एक दूसरा प्रश्न बन जाता है कि सूरीनाम भाई है कहाँ पे, तो सूरीनाम आपके देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका में, मतलब यह एक दक्षिण अमेरिकी देश है, तो दक्षिण अमेरिका में यह देखने को मिलेगा। और जैसे ही बात आती है दक्षिण अमेरिका की, सूरीनाम की, आपको बता दें कि सूरीनाम के पड़ोस में एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक देश है और वेनेजुएला में एक झील है जिसको बोलते हैं माराकाइबो झील। तो ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि माराकाइबो झील कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वेनेजुएला। अब दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका से क्या प्रश्न और बन सकते हैं। सबसे पहली बात कि दक्षिण अमेरिका देश से होकर आपकी विषुवत रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा के साथ साथ यहाँ से आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। तो मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों दक्षिण अमेरिका से गुजरती हैं। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। यदि हम बताएं कि विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो इनके देश हैं इक्वाडोर, ये मैं पश्चिम से पूर्व का क्रम लिख रहा हूं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। मकर रेखा की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है पश्चिम में चिली, चिली के बाद आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद आता है पराग्वे और पराग्वे के बाद आपका आता है ब्राजील। ठीक है, तो इतने देशों से होकर यहाँ पे आपकी मकर रेखा गुजरती है, 4 देशों से होकर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही अर्जेंटीना का नाम आता है, आपको बता दें कि अर्जेंटीना जो देश है आपका, अर्जेंटीना की जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक नया कानून लगाया है जिसका नाम है मिलेनियर टैक्स। तो मिलेनियर टैक्स लगाने वाला पहला देश जो बना है वो है अर्जेंटीना, मिलेनियर टैक्स। और आपको बता दें कि अर्जेंटीना के ही एक सदस्य हैं, एक व्यक्ति हैं जो वर्तमान समय में, जानते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, गोवा में इसका आयोजन होता है, तो उसके प्रमुख बनाए गए हैं, जो वहां पे जूरी होता है उसके प्रमुख बनाए गए हैं, वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो मिलेनियर टैक्स लगाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो आपका है अर्जेंटीना, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में देश में कोविड वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ठीक है, कोविड वैक्सीन। अब कोविड वैक्सीन से जुड़े प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहले आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में भारत सरकार 2 वैक्सीन को अनुमति दी है। पहला है कोविशील्ड, दूसरा है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन भारत में लगाई जा रही हैं। अब प्रश्न क्या बन सकता है कि कोविशील्ड किसकी वैक्सीन है, किस कंपनी की, और कोवैक्सीन किसकी वैक्सीन है। तो कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड ये बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, ये पुणे में संस्था है, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। लेकिन ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन थी उसी को भारत में बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट और वही भारत में वितरित भी कर रहा है। दूसरा है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किसकी वैक्सीन है? ये है भारत बायोटेक की, और भारत बायोटेक जो कंपनी है ये आपको देखने को मिलेगी हैदराबाद में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ चीजें और महत्वपूर्ण है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शायद पुणे, उदार पुणे वाला, इस तरह का कुछ नाम है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इसी तरह से भारत बायोटेक के प्रमुख कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत बायोटेक के प्रमुख कौन है और सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख कौन है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा क्योंकि वर्तमान समय में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे यदि हम देखें वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन को लेकर एक समिति भी बनाई गई है। किस प्रकार से भारत में वैक्सीनेशन होगा
उसको लेकर एक समिति भी बनाई गई है, और ये जो समिति बनाई गई है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समिति के प्रमुख हैं राम सेवक शर्मा। ठीक है, भारत में किस प्रकार से वैक्सीन लगेगी इसको लेकर जो समिति बनी है उसके प्रमुख है राम सेवक शर्मा। और राम सेवक शर्मा के बारे में यदि हम बात करें तो ये क्या थे, टारी के प्रमुख, TRAI जिसको आप बोले थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख थे, दूरसंचार नियामक के प्रमुख थे पहले। लेकिन अब वर्तमान समय में दूरसंचार नियामक के प्रमुख कौन है, इनका नाम है PD वाघेला। PD वाघेला ये वर्तमान समय में दूरसंचार नियामक के प्रमुख हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब वैक्सीन की बात हो रही है तो आप जानते हैं कि रसिया की भी एक वैक्सीन थी जो काफी चर्चा में थी। तो रूस ने 2 वैक्सीन, जैसे भारत में 2 वैक्सीन चल रही है इसी तरह से रूस ने भी 2 वैक्सीन बनाया था। एक तो था स्पुतनिक V, एक तो वैक्सीन था स्पुतनिक V, दूसरा जो वैक्सीन था वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसका नाम बहुत कम सुना गया है, इपीवैक कोरोना। इपीवैक कोरोना, स्पुतनिक V और इसी इपीवैक कोरोना, ये 2 वैक्सीन है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि रसिया द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। और रूस की यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की मुद्रा है रूबल, यहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉसमॉस, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इतनी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। और यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। यहाँ की संसद को बोलते हैं ड्यूमा, क्योंकि जो डाइट है ये जापान की संसद का नाम है। तो इतनी तो बेसिक जानकारी है जो आपको रट जाना चाहिए। और यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि ब्रिक्स समिट जो हुई थी 2020 में, उसका आयोजन रसिया में हुआ था। 2021 की जो ब्रिक्स समिट होगी उसका आयोजन इंडिया में होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है। रूस इन दिनों चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक झरना है जिसको बोलते हैं बिलियूचिर, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, बिलियूचिस्की। ठीक है, विलियूचिस्की झरना, विलियूचिस्की झरना ये क्यों चर्चा में था, क्योंकि ये जो झरना था ये पूरी तरह से जम गया था। और पूरी तरह से जम जाने के कारण क्या था कि बहुत सारे पर्यटक देखने आते थे, तो कुछ लोग झरने के नीचे से, जब ऊपर जमा हुआ था तो नीचे से फोटोग्राफी कर रहे थे, और अचानक क्या हुआ कि जो जमी हुई बर्फ थी वो टूटकर गिर गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की दबकर यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो बिलियूचिस्की झरना आपको पता होना चाहिए कि किस देश में है, रूस में ये झरना आपका है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें रसिया से संदर्भित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो इन दिनों चर्चा में है। जैसे रूस ने एक रॉकेट बनाया है जिसका नाम है अंगारा A5। अंगारा A5 नामक एक पावरफुल रॉकेट बनाया है, और अभी तक रूस जो रॉकेट यूज करता था उसका नाम था सोयूज। ठीक है, सोयूज नामक रॉकेट अभी तक ये प्रयोग करता था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखेंगे आर्कटिका यम सैटेलाइट, इसके पहले इन्होंने बनाया था, आर्कटिका यम सैटेलाइट भी इन्होंने लॉन्च किया था, ये भी आप जानते हैं। और जैसे ही सैटेलाइट की बात आती है आपको पता होना चाहिए जापान विश्व का पहला देश बनने जा रहा है जो उड़न सैटेलाइट भेजेगा, लकड़ी के बने हुए सैटेलाइट भेजेगा अंतरिक्ष में। तो जापान पहला देश बनने जा रहा है जो उड़न सैटेलाइट विश्व अंतरिक्ष में भेजेगा। अब जापान की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि जो इनकी स्पेस एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा। जाक्सा स्पेस एजेंसी ही उड़न सैटेलाइट को लॉन्च करेगी। अब इसके बाद यदि हम बता दें तो जापान के साथ हम कुछ सैन्य अभ्यास करते हैं, जैसे धर्म गार्डियन, ये आपको पता होना चाहिए, शिन यू मैत्री, मालाबार में भी जापान आता है तो मालाबार भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो सहयोग काइजिन नामक सैन्य अभ्यास हम कहते हैं जापान के साथ, सहयोग काइजिन। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो जिमैक्स नामक सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में हुआ था, तो जिमैक्स सैन्य अभ्यास भी हम जापान के साथ करते हैं। जापान का एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है फुगाकू नामक जो कंप्यूटर है ये जापान का है और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब हम रॉकेट के बारे में बात कर रहे थे कि जो रसिया है वो नया रॉकेट बना रहा है, किस नाम से बना रहा है, अंगारा A5 नाम से बना रहा है। तो रॉकेट की बात हो रही थी, अंतरिक्ष की बात हो रही थी कि भाई उड़न सैटेलाइट छोड़ने वाला है रसिया, तो इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की देख लेते हैं। जैसे एक कंपनी है अमेजन एक कंपनी है जिसके प्रमुख हैं जेफ बेजोस। ठीक है,
अमेरिकन कंपनी है अमेजन, जिसके प्रमुख हैं जेफ बेजोस। आपको पता है कि अमेजन का अपना एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, अपनी एक अंतरिक्ष कंपनी है जिसका क्या नाम है, ब्लू ऑक्सीजन। ब्लू ऑक्सीजन, ब्लू ऑक्सीजन नामक एक कंपनी है। ये किसकी है, ये अमेजन की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्लू ऑक्सीजन नामक जो कंपनी है, ये जो कंपनी है इसका एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट है जिसका नाम है न्यू शेफर्ड रॉकेट। शेफर्ड, न्यू शेफर्ड रॉकेट। और न्यू शेफर्ड जो रॉकेट है ये ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्लू ओरिजिन कंपनी आपको पता होना चाहिए कि ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है ये अमेजन की कंपनी है और ये एक अंतरिक्ष कंपनी है। और ब्लू ओरिजिन, सॉरी मुझे लगता है पहले मैंने ऑक्सीजन बोला था, ऑक्सीजन नहीं, ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है इसका जो पावरफुल रॉकेट है इसका नाम है शेफर्ड रॉकेट। तो न्यू शेफर्ड रॉकेट जो है ये कंपनी लॉन्च करने जा रही है। क्या अमेरिका की कोई अन्य अंतरिक्ष एजेंसी है प्राइवेट? जी हाँ है, जिसका नाम क्या है, इसकी एक सहायक कंपनी भी है, टेस्ला। शायद आपको याद आ गया हो, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स जो कंपनी है इसके मालिक कौन है, इसके मालिक आपको पता होना चाहिए, वही फाउंडर मेंबर हैं टेस्ला के भी और लगातार ये चर्चा में रहते हैं। इनके मालिक हैं एलन मस्क। तो एलन मस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि स्पेस एक्स जो कंपनी है इनका भी एक रॉकेट है जिसको बोलते हैं फॉल्कन 9। तो फॉल्कन रॉकेट कौन प्रयोग करता है, स्पेस एक्स की जो कंपनी है वो प्रयोग करती है। और दूसरी अमेरिका की प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी जो है वो आपकी है ब्लू ओरिजिन। और ब्लू ओरिजिन जो है इसका जो रॉकेट है ये है न्यू शेफर्ड रॉकेट, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो कुछ चीज़ें और आपको पता होना चाहिए, जैसे स्पेस लॉन्च सिस्टम, एक और रॉकेट है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। और स्पेस लॉन्च सिस्टम ये जो रॉकेट है ये भी रॉकेट बहुत ही पावरफुल है और ये है नासा का। तो आज आपने 4 रॉकेट देखे हैं, कौन कौन से। सबसे पहले आपने देखा कि रसिया का रॉकेट, रसिया जो नया रॉकेट बना रहा है जिसका नाम है अंगारा A5। अंगारा A5 के बाद आपने दूसरा देखा कि अमेजन जो कंपनी है, ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, इनका जो रॉकेट है न्यू शेफर्ड रॉकेट, ये आपने देखा। फिर आपने देखा फॉल्कन 9 के बारे में देखा। इसके बाद आपने देखा स्पेस लॉन्च सिस्टम नामक रॉकेट का जो नासा का है। तो विभिन्न रॉकेट भी आपके परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कुछ चीज़ें और जो आपको पता होना चाहिए। और यहीं पर आपको बता दें कि जापान ने भी एक नया रॉकेट बनाया है जिसका नाम है H3 रॉकेट। H3 नामक जो रॉकेट है ये जापान का है। तो इस समय कुछ नए रॉकेट बन रहे हैं, जैसे पिछले दिनों चीन ने भी एक नया रॉकेट बनाया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। और चीन जो रॉकेट प्रयोग करता है ज्यादातर वो है लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट चीन प्रयोग करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कुछ चीजें हैं विश्वविद्यालय से जुड़ती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटिंग होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए जो समझौता किया है विप्रो ने, किसने, विप्रो ने। क्वांटम कंप्यूटिंग में विप्रो ने समझौता किया है, किससे समझौता किया है, तेल अबीब विश्वविद्यालय से समझौता किया। तो ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि विप्रो ने क्वांटम कंप्यूटिंग में किस विश्वविद्यालय से समझौता किया है। तो विश्वविद्यालय जो है उसका नाम है तेल अबीब विश्वविद्यालय, जिससे विप्रो ने समझौता किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है और आंध्र प्रदेश जो आपका राज्य है, आंध्र प्रदेश ने अंग्रेजी भाषा के जो शिक्षक हैं उनकी कुशलता को और बढ़ाने के लिए, कार्य कुशलता को और बढ़ाने के लिए, दक्षता को बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से समझौता किया। तो याद आना चाहिए कि आंध्र प्रदेश ने अपने राज्य के अंतर्गत जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से समझौता किया है। यहां बात हो रही है अंग्रेजी के शिक्षकों की, तो आपको बता दें कि दिल्ली सरकार भी पीछे नहीं है और दिल्ली सरकार ने जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं वहां के जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है TESOL। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य द्वारा अंग्रेजी के शिक्षकों के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है TESOL। तो ये प्रारंभ किया गया है दिल्ली द्वारा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस राज्य ने अंग्रेजी के शिक्षकों की दक्षता को बढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से समझौता किया है तो आपका जवाब होना चाहिए आंध्र प्रदेश। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विप्रो ने किस देश के विश्वविद्यालय के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में समझौता किया है तो आपको याद आना चाहिए तेल अबीब विश्वविद्यालय। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर रहे हैं
और आप करंट अफेयर्स में बेहतर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आपका है हेनले पासपोर्ट सूचकांक। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक आता है ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे मानक इसको माना जाता है। हेनले पासपोर्ट जो सूचकांक है सबसे मानक इसको माना जाता है और इसके द्वारा बताया गया कि जो जापान का पासपोर्ट है वो सर्वाधिक पावरफुल है। दूसरे स्थान पे आपका आता है सिंगापुर का पासपोर्ट और तीसरे स्थान पे दो देश हैं, कौन कौन से? दक्षिण कोरिया और जर्मनी। यदि हम भारत की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि 85वें स्थान पर भारत इस समय हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है। इतनी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले टॉपिक को देखते हैं कि आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला जो टॉपिक आपका है ये जुड़ता है आपके इसरो से। इसरो से जुड़ता है क्योंकि भारत में बहुत सारे हजारों की संख्या में अटल टिकटिंग लैब थे। क्या थे? अटल टिकटिंग लैब। तो जो अटल टिकटिंग लैब थे इन्हीं में से 100 लैब को इसरो ने गोद ले लिया है। और अब इन 100 लैब में क्या होगा? इन 100 लैब में स्पेस से संबंधित, स्पेस के अध्ययन से संबंधित बच्चों को जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मतलब स्पेस अंतरिक्ष तकनीकी से संदर्भित जानकारियां यहां पे दी जाएंगी। तो कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। 100 टिकटिंग लैब को, 100 अटल टिकटिंग लैब को इन्होंने गोद लिया है। अब इसरो ने लिया है तो इसरो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि इसरो एक मिशन करने जा रहा है जिसका नाम है शुक्रयान 1। और जो शुक्रयान 1 मिशन होगा इसमें इसरो किसकी सहायता ले रहा है? इसमें इसरो सहायता ले रहा है CNES की। और यदि हम बात करें कि CNES जो है ये किस देश की स्पेस एजेंसी है, तो CNES जो स्पेस एजेंसी है ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। आपको पता होना चाहिए। इसी से मिलता जुलता एक नाम आता है CNSA। CNSA किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? ये चाइना की है। तो CNSA और CNES में अंतर है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कुछ जानकारी और दे दें, जैसे जो हमारा गगनयान मिशन है, बोला गया था कि इसको हम 2022 में भेजेंगे लेकिन शायद अब लेट हो जाए। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि गगनयान मिशन के लिए जो पोशाक बनाए जा रहे हैं, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोशाक बनाए जा रहे हैं, उसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है ज़ेवेज़डा। ठीक है, ज़ेवेज़डा जो कंपनी है जो अंतरिक्ष यात्रियों की पोशाक बना रही है, ये कंपनी जुड़ी हुई है कहां से? रसिया से जुड़ी हुई है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि रसिया की यह एक कंपनी है जो गगनयान मिशन के लिए हमारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी पोशाक बना रही है। अब रसिया की बात आ गई तो तुरंत रसिया का जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो आपको पता होना चाहिए, रॉसकॉसमॉस बोलते हैं। सोयूज नामक इनका बहुत ही पावरफुल रॉकेट है और अभी आपने देखा था एक नया रॉकेट ये बनाने जा रहे हैं, अंगारा A5। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो इसरो ने स्पेस अवेयरनेस सेंटर खोला है। स्पेस अवेयरनेस सेंटर खोला है। कहां पे खोला है? बेंगलुरु में खोला है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से आपको हो जानी चाहिए, महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पर जाते हैं। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन हुआ था गोवा में। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि फोकस कंट्री कौन था? तो इसमें जो फोकस कंट्री था वो था आपका बांग्लादेश। ये आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश इसमें फोकस कंट्री था। और आपको बता दें कि जो मैंने बोला था कि जूरी जो बोर्ड मेंबर हैं, तो बोर्ड मेंबर के जो प्रमुख थे ये थे पाब्लो सीजर। और पाब्लो सीजर मैंने आपको बताया, पाब्लो सीजर कहाँ के थे? अर्जेंटीना के थे। और अर्जेंटीना से संदर्भित क्या मैंने बताया कि मिलेनियर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पाब्लो सीजर अर्जेंटीना के हैं और यही जूरी मेंबर जो थे उनकी कमेटी के प्रमुख थे और बांग्लादेश इसमें फोकस कंट्री था। अब इसमें एक प्रश्न बनता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, तो सिर्फ एक याद रखिए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला, किस मूवी को मिला? तो आपको बता दें गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है ये मिला है आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण मूवी है। इसका नाम है इनटू द डार्कनेस। इनटू द डार्कनेस। और इनटू द डार्कनेस जो मूवी है, यदि हम इसकी बात करें तो डेनिश वर्ल्ड वार 2 पे आधारित एक ड्रामा है। डेनिश वर्ल्ड वार 2 पर आधारित एक ड्रामा है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। कहां पर? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ
इंडिया में। इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक चीज और याद रखिएगा, एक प्रश्न और बन सकता है कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, तो ये पुरस्कार मिला है विश्वजीत चटर्जी को। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भ्रमण साथी योजना से संदर्भित। भ्रमण साथी योजना, भ्रमण साथी योजना क्या है? सबसे पहले जरूरी है किस राज्य ने चलाया है। तो आपको बता दें, भ्रमण साथी जो योजना है इसको शुरू किया है असम राज्य में। अब असम राज्य ने शुरू किया है तो आपकी परीक्षाओं के लिए असम तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। तो असम पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि भ्रमण साथी योजना है क्या। तो भ्रमण साथी योजना जो है इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं, महिलाओं के साथ साथ जो वृद्ध नागरिक हैं उस राज्य विशेष के, उनको मुफ्त परिवहन सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। बसों में मुफ्त परिवहन की सेवा, निःशुल्क सेवा दी जा रही है। अब बात आती है कि किस राज्य की योजना है। तो आपको बता दें ये योजना जो है ये असम राज्य की योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। और असम की योजना है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे था दीपोर बिल। पिछली क्लास में मैंने बताया था दीपोर बिल रामसर स्थल है और यहाँ पे जो क्या था, मछली पकड़ना, मत्स्यन की गतिविधियां होती थी दीपोर बिल रामसर स्थल पर, जिसको बैन कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीधा प्रश्न बन सकता है कि दीपोर बिल रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है। दूसरा आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बोडो को, जो बोडो है, बोडो को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि यहां पे जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मी हैं इनको एरी सिल्क से बने हुए वस्त्र निःशुल्क दिए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको साल और उलन के वस्त्र राज्य सरकार निःशुल्क मुहैया कराएगी। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से हो जानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ चीज़ें और देखते हैं, जैसे कुछ पुस्तकों के बारे में। एक पुस्तक है, आप नोट कर लीजिएगा, मेकिंग ऑफ ए जनरल। मेकिंग ऑफ ए जनरल, ये हिमालयन एको, मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन एको। और इस पुस्तक को लिखा है लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालय सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल कोनसम हिमालयन सिंह, ठीक है, जनरल कोनसम हिमालय सिंह। मैं लिख दे रहा हूं, नाम लिख दे रहा हूं, जनरल कोनसम हिमालय सिंह, ठीक है। ये पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पुस्तक का नाम है मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन एको, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसा कि लोग लगातार बोलते आते हैं, पुस्तक का नाम पहले नोट कर लीजिएगा, द पॉपुलेशन मिथ। द पॉपुलेशन मिथ, मिथ का मतलब MYTH, ठीक है। द पॉपुलेशन मिथ, आगे इसमें लिखना है इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो पुस्तक लिखी गई है इसको लिखा है SY कुरैशी ने। किसमें लिखा है? SY कुरैशी, ठीक है, SY कुरैशी ने लिखा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय निर्वाचन आयोग में रह चुके हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक में बताया गया है, जैसे लोग आरोप लगाते हैं कि जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, वहां पे जहां पे मुस्लिम ज़्यादा है जिस देश में, वहां पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। लेकिन इस पुस्तक में सिद्ध किया गया है विश्व के अनेक देशों के उदाहरण लेकर कि किस प्रकार से पूरा मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद भी जो जनसंख्या दर है, वृद्धि दर है, वो भी सामान्य है। जनसंख्या वृद्धि दर के साथ साथ वहां की जो कुल जनसंख्या है, कुल पॉपुलेशन है, वो भी बहुत ही कम है। तो इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो आरोप लगते हैं वो निरर्थक हैं। तो ये पुस्तक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक प्रकार से यदि हम देखें तो विवादित पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका महत्वपूर्ण आता है कृषि संजीवनी बैंक। कृषि संजीवनी बैंक क्यों महत्वपूर्ण है?
अब कृषि संजीवनी जो बैन है ये मृदा परीक्षण के लिए शुरू की गई थी। अब किस राज्य सरकार ने शुरू किया है मृदा परीक्षण के लिए? तो कृषि संजीवनी बैन का जो शुभारंभ है ये कर्नाटक सरकार ने किया है। अब कर्नाटक ने किया है तो कर्नाटक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्देश्य पता हो गया क्या है? मृदा की जांच करना। अब अगर कर्नाटक पता हो गया तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय जो बना कर्नाटक में बना, शिमोगा है कर्नाटक में, जहां पे मंकी पार्क बनाया गया है। इसके साथ साथ यहां पर एक स्थान है चन्नापटन्ना, और चन्नापटन्ना के जो खिलौने थे उसको जीआई टैग भी दिया गया था। ये भी मैंने आपको पूर्व में बताया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्थान है मैंगलोर। मंगलौर, ये क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि भारतीय तट रक्षक जो बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारा है, तो पहला तट रक्षक अकादमी जो बना है वो मैंगलोर में बना है, इसलिए मैंगलोर आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं लद्दाख से जुड़ी हुई। अब लद्दाख से संदर्भित क्या बात करनी है? लद्दाख में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था खेलो इंडिया जो विंटर गेम हैं वो इस समय लद्दाख में चल रहे हैं। और खेलो इंडिया विंटर गेम तो चल रहे हैं, साथ साथ क्यों और महत्वपूर्ण है? क्योंकि लद्दाख के लिए अभी हाल ही में लद्दाख की संस्कृति, लद्दाख की सभ्यता और लद्दाख की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की भाषा को संरक्षित करने के लिए एक समिति बनाई गई है। और ये जो समिति बनाई गई है इसके प्रमुख हैं जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो लद्दाख की भाषा, संस्कृति और यहाँ की सभ्यता को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, किस प्रकार से उनको बचाया जाए, इसके लिए कार्य करेगी। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें जब लद्दाख की बात आती है तो यहाँ पे अभी एक नया रामसर स्थल बना है जिसका नाम है सोकार। और यहाँ पे पूर्व में भी एक रामसर स्थल था जिसको बोलते थे सो मोरारी। ठीक है, तो सो मोरारी और सोकार दो यहाँ के रामसर स्थल हैं, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक नया पुल भी बना है जिसका नाम है कर्नल चेवांग रिनचिन सेतु, और ये जो बना है ये सियोक नदी पर बना है, और सियोक नदी पर बना है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और अगला यहाँ पे पहली बार यदि हम देखें तो देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पे आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया जा रहा है। आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया जा रहा है। और आइस क्लाइंबिंग उत्सव के बाद यदि हम देखें कहां पे मनाया जा रहा है तो ये नुब्रा घाटी में मनाया जा रहा है। और नुब्रा घाटी है कहां पे यदि हम देखें तो नुब्रा नदी की घाटी है। नुब्रा नदी निकलती कहां से है तो ये सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइस क्लाइंबिंग उत्सव भी इस समय लद्दाख में मनाया जा रहा है। तो यदि हम देखें तो ये जो आपका जनवरी का महीना है ये लद्दाख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे पर्यटन उत्सव मनाया गया अभी हाल ही में, फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहे हैं, और एक बार फिर से यहाँ पे आइस क्लाइंबिंग उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो ये जो वर्ष है, वर्ष 2021 की शुरुआत लद्दाख के रूप में यदि हम देखें, लद्दाख से संदर्भित यदि हम देखें तो बहुत अच्छी शुरुआत लद्दाख के लिए रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का जो लास्ट प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न आज का है कि फायर पार्क प्रदर्शनी कहाँ पे बनाएगी? एक पार्क बनाया गया है जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से यदि आपके क्षेत्र में, आपके कहीं आसपास आग लगती है तो किस प्रकार से आप सहायता कर सकते हैं और किस प्रकार से आप बच सकते हैं। तो ये जो पार्क बनाया गया है फायर पार्क, ये जो फायर पार्क है ये आपके जो बना है ये आपका बना है उड़ीसा में। तो याद रखिएगा फायर पार्क कहाँ पे बनाया गया है? ये उड़ीसा में बनाया गया है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया गया है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो फायर पार्क बना है भुवनेश्वर में। और अगर फायर पार्क की यदि हम बात करें तो इस समय भारत में कई सारे पार्क बने, जैसे लेदर पार्क बना है। लेदर पार्क कहाँ पे बना है यदि हम बात करें तो लेदर पार्क आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बना है, ये कहाँ पे बना है? तमिलनाडु में बना है। चंदन की लकड़ी का जो संग्रहालय है या पार्क आप कह लीजिए, ये कहाँ पे बना है? मैसूर में बना है। ग्रीन रामायण पार्क बना है, हल्द्वानी है उत्तराखंड में, वहां पर बना है। मंकी पार्क के बारे में मैंने अभी बताया कि शिमोगा में मंकी पार्क बना है। और रेत के टीलों का एक पार्क बनाया गया है जो गोवा में है। और अंतिम में आपको टायर पार्क कोलकाता भी याद रखना चाहिए। तो भारत में जो वर्ष 2021 में जो विभिन्न पार्क चर्चा में है, जो 20 में बनाए गए हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद।